ओके। बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये वीडियो सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सबसे 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 ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से मैंने अपने आरजीपीवी को पढ़ाने का स्टार्ट किया था। मेन जो जर्नी है ना, वो जर्नी इसी वीडियो स्टार्ट हुई थी। एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद बहुत कुछ स्पेशल बताऊँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना आरजीपीवी को पढ़ाना, तो उस टाइम पे मैंने बहुत मजाक मजाक में मैंने सोचा कि लाइक जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, जो टॉपिक्स मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ। एंड ऐसे मैंने रैंडमली स्टार्ट किया। फिर रैंडम मेरे को पता चला कि बीएमई का पेपर कल है और मैं कॉलेज से आ ही रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना देता हूँ। मैंने 3-4 घंटे एनालिसिस किया और मैंने एक 8 इंपॉर्टेंट, ओनली 8 क्वेश्चंस थे उसमें, डबल क्वेश्चंस कुछ नहीं था, ओनली 8 क्वेश्चंस थे। मैंने उसको लाइक अपलोड कर दिया एंड उस पे 16,000 समथिंग कुछ व्यूज़ है, जो कि पहली वीडियो ऐसी थी आरजीपीवी की जिस पे इतने अच्छे व्यूज़ मेरे गए थे। और बहुत सारे लोगों ने देखा और ऊपर वाले का इतना साथ रहा और मेरी एनालिसिस शायद बहुत अच्छी थी। उस वीडियो से मेरे को, ओनली उस सिंगल वीडियो से मेरे को 7,000 सब्सक्राइबर्स मिले थे। और मुझे जितने लोग मिल रहे थे इन माई लोकल्स, इन कॉलेज, सब लोग सिर्फ बीएमई बीएमई बोल रहे थे कि बीएमई में आपने कितना अच्छा बताया था, क्योंकि 8 क्वेश्चंस मैंने बताए थे और लिटरली 8 क्वेश्चन से 70 मार्क्स आ गए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने से बेहतर है कि उसी वीडियो को यहाँ पे लगा देता हूँ कि उस वीडियो को तुम भी देख लो कि उस वीडियो में था क्या। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ आरजीबीवी सिर्फ एक दिन में निकाल सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने, सिर्फ एक दिन में। लाइक ऐसा कंटेंट बताऊंगा कि 70 आउट ऑफ 70 कर सकते हो अंडर 24 आवर्स। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे बीएमई आरजीपीवी तो आपको इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। एंड ऑब्वियसली बीएमई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, समझ में ही नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड होगा। एज वी ऑल नो आरजीपीवी एग्जाम्स में 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एंड 3 को छोड़ सकते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, मैं 8 क्वेश्चन बताऊंगा, 8 टॉपिक्स बताऊंगा एंड 8 टॉपिक्स में से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 5 टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे। लाइक मैं एकदम लेंदी नहीं समझाऊंगा, एकदम शॉर्ट कंसाइज में जितना कम कर सकता हूँ मैं उतना कम कर दिया है मैंने इस चीज़ को। एंड इसको तुम 20 घंटे या फिर 22 घंटे में पूरा कवर कर सकते हो सिलेबस को बहुत अच्छे से, 70 आउट ऑफ 70 के लिए। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसएन। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्क्रीनशॉट्स लेते रहना क्योंकि मैं बहुत ही कंसाइज एंड शॉर्ट में बताऊंगा। डिटेल में मैंने ऑलरेडी बीएमई की वीडियोस बना दी हैं, अगर डिटेल में देखना जाके देख लेना। उन 8 टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल लाइक कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आते हैं, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इससे हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। तो इसको पूरा रट जाओ। उसके बाद है लेथ मशीन। लेथ मशीन भी ऑलमोस्ट हर साल आता है। लेथ मशीन का एक डायग्राम होता है जो कि स्क्रीन पर देख सकते हो। इस डायग्राम को बनाना प्रॉपर सीख लो, एकदम इसको अच्छे से सीख लो। इस डायग्राम से ही ओनली आपको 4 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दो कि फेसिंग क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है, कर्लिंग क्या होता है, तो अच्छे खासे मार्क्स कवर कर सकते हो इसमें। एंड लेथ मशीन ऐसा टॉपिक है कि हमेशा आने वाला टॉपिक है। किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, लेथ मशीन के टाइप के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स लॉ। इसमें जेरोथ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होता है एंड इसकी मैंने डिटेल्ड में वीडियो जो बनाई है बीएमई की, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि ये क्या होता है। तो समझना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, अदरवाइज इसको आप देख के पढ़ के समझ सकते हो। इसको एकदम स्पीड में छोटे से एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंड हर साल आता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक गर्म पानी का प्याला रखा है एंड एक ठंडी पानी का प्याला है। दोनों को अगर आप टच करोगे तो एक जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा एंड ठंडा वाला गर्म हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसको बोलते हैं ज़ेरोथ लॉ, जो कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। उसके बाद फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक इंजन, जो कि हर साल आता है। इसमें पेट्रोल इंजन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है। एंड फोकस ऑन डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन में, क्योंकि डायग्राम पे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के लाओ इसका। उसके बाद का टॉपिक है बॉयलर। बॉयलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज यू ऑल नो। तो टोटल मैंने 4 टॉपिक्स बताए जो कि चारों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 5वां है बॉयलर। बॉयलर में स्टीम बॉयलर्स क्या होते हैं देख लेना, स्टीम बॉयलर के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्यों होता है, रीजंस क्या है उसके, उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद का टॉपिक है साइन बार एंड स्लिप गैजेस। अगर आप अपने कॉलेज में मैकेनिकल क्लासेस करते होगे तो आपको ये टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में लगभग ये टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लिप गेजेस क्या होते हैं, ये बेसिकली एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेना क्या होता है। एंड
5 मिनट में कवर हो जाएगा, ओनली 5 मिनट्स, बहुत ही ईजी है। नंबर 7 टरबाइन। टरबाइन भी बहुत बार पूछता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पेल्टन व्हील, स्टीम एंड हाइड्रोलिक टरबाइन। जो मेरी पुरानी वीडियो है बीएमई की, उसमें मैंने हाइड्रोलिक टरबाइन ये सब टरबाइन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है फिगर्स के साथ, तो देख सकते हो उसको एक बार आप। एंड इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेना, क्यों बना, कैसे बना एंड कैसे काम करता है अलग अलग फील्ड में। एंड सबसे लास्ट का टॉपिक है हार्डनेस टेस्ट। इसमें रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है। तो हार्डनेस देख लेना, हार्डनेस के सारे टाइप्स देख लेना, कितने टाइप्स के होते हैं। कंपैरिजन देख लेना कि रॉकवेल एंड ब्रिनल में क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस देख लेना कि एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। एंड इनफ 8 टॉपिक्स मैंने बताया, 8 में से मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि 5 आएंगे। अभी आप कहीं पे लिख लो, एग्जाम के बाद आके वीडियो मैच कर लेना कि 5 टॉपिक्स इसमें से आएंगे 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 आएंगे, भाई समझ जाओ, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स 1 के लिए बताई थी 3 से 4 टॉपिक्स, एंड जाके एक बार क्वेश्चन पेपर चेक करना, 3 से 4 टॉपिक्स आए थे प्रॉपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 8 टॉपिक्स आप पढ़ लो, एंड मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेगा एक टॉपिक को आपको पढ़ने में मैक्सिमम। यूट्यूब पे एक वीडियो देखोगे एंड एक टॉपिक क्लियर, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लो बहुत इनफ है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्स निकल जाएंगे। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सो आई होप तुम लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा एंड अच्छा लगा ना, ठीक है। उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे पूरे डिटेल टॉपिक, जितने यूनिट्स में जितने टॉपिक्स हैं सबको पढ़ा देंगे, सबको बहुत डिटेल में पढ़ा देंगे। उसके बाद जितने टॉपिक्स मैं बताऊंगा ना, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 30 टॉपिक्स बताऊंगा, सब में 30-30 सेकंड लेंगे, ओनली 30 सेकंड में पूरा टॉपिक समझा दूंगा। बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है उसको, बस डेफिनेशन समझा दूंगा। उन सब के डायग्राम्स, जितने टॉपिक्स बताऊंगा उन सब के डायग्राम्स याद से गूगल पे सर्च करना, सबके डायग्राम्स देख लेना, सबके डेफिनेशंस मैं यहाँ पे दे दूंगा। एंड डेफिनेशन कैसे दूंगा सोचो, लाइक ऊपर हिंदी में डेफिनेशन होगा जो कि तुमको देख के समझ में आ जाएगा। आवाज़ आ रही है, आई नो डेट बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा इग्नोर करना। आई नो ऊपर जो लाइक क्या बोल रहा था, हाँ, ऊपर हिंदी में डेफिनेशन होगा जो कि तुमको देख के समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देन नीचे इंग्लिश में डेफिनेशन होगा जो कि तुमको आरजीपीवी एग्जाम में उठा के छाप देना है। उसके नीचे पॉइंट्स होंगे जिनको एग्जैक्टली उठाना है, पढ़ना है और जाके वहाँ पे छाप देना है। उसके बाद उस टॉपिक का डायग्राम तुमको बस टॉपिक सर्च करना है गूगल पे, जो डायग्राम आएगा उस डायग्राम को जाके छाप देना है, हो गया। उस टॉपिक में तुमको 100% 7 मार्क्स मिल जाएंगे। जितने टॉपिक्स बताऊंगा सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी सब में डाल दूंगा कि उससे क्या होगा कि उस एग्जाम्पल को तुम देख के और समझ जाओगे, उसको तुम लिख भी सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, देख के समझ में आ जाएगा। फटाफट स्टार्ट करेंगे एंड फटाफट जाएंगे, कहीं भी रुकेंगे नहीं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ सीएस एंड शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। ये क्या होता है देखो, बहुत ही इजी एग्जांपल समझाऊंगा। एक रबर बैंड है, उसको अपन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। उसको खींचेंगे तो चौड़ा हो जाएगा, फिर उसको छोड़ेंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। उसको अगर 20-25 बार सेम बार ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो रबर बैंड फैल जाएगा, फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। तो क्या हुआ, जब अपने उसको खींचा तो उसमें स्ट्रेस आ गया, मतलब स्ट्रेस आया तभी उसको अपन खींच पाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पावर लगा, उसमें एनर्जी लगा, तो उसमें स्ट्रेस आ गया। उसके बाद वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रहे, डेट मीन्स कि उसमें स्ट्रेन आ गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सारे डेफिनेशंस एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लास्ट में रियल लाइफ एग्जांपल भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना, हो जाएगा इतने से, ठीक है। बात करें दूसरे पॉइंट की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। लाइक बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं बीएमई के अंदर, सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे रबर बैंड क्या होता है, वो फैलता है, ग्लास टूट जाता है, वो फैलता नहीं है। देन स्टील जो होता है, स्टील बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मान लो कि कोई फुटबॉल है, ठीक है, उसको मैं ऐसे दबाऊंगा या फिर उसको ऐसे टप्पे पे गिराऊंगा तो वो क्या टपकेगा, लाइक उसमें फूटेगा नहीं वो। बट अगर किसी ग्लास को गिराऊंगा शीशे का तो वो फूट जाएगा। तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग प्रॉपर्टी है, कोई अलग बिहेव करता है, कोई अलग बिहेव करता है, किसी का अलग नेचर है। तो उसी को बोलते हैं क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, उसी के बारे में लिखना है। जिसमें पॉइंट्स देखो यहाँ पे, टफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, प्लास्टिसिटी, फटीग, ये सारे टॉपिक्स है, सबके बहुत लाइक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसी का पार्ट है जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा ना, उसी का पार्ट है। उसका क्लासिफिकेशन करना है। जैसे मशीन्स अलग मटेरियल से बनती हैं, जैसे कार, अगर एक कार का एग्जांपल है, लास्ट में देखो रियल लाइफ एग्जांपल लिखा हुआ है कि कार में क्या होता है कि उसकी बॉडी प्लास्टिक की होती है, मेटल का होता है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है कार, ठीक है। तो ओनली मेटल से या फिर ओनली प्लास्टिक से या फिर ओनली रबर से नहीं बन रहा है, सब चीज़ें मिल के बन रहा है, सबका अलग अलग काम है। उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। उनकी डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद एलॉय स्टील्स एंड एप्लीकेशंस। एलॉय स्टील क्या होता है, डेफिनेशन देखो। जैसे
मेटल, लोहा, लोहा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लोहा बहुत मजबूत होता है, लेकिन स्टील बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। बट स्टील बहुत चिकना होता है एंड लोहा उतना चिकना नहीं होता, उतना फ्रेश नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। तो हमने क्या किया, एलॉय स्टील बना दिया। एलॉय के अंदर मेटल को मिक्स कर दिया, जिससे एलॉय स्टील हो गया, जिससे वो मजबूत भी हो गया और उसमें लाइक वो चिकनाहट भी आ गई जैसे स्टील में होता है। तो दोनों चीज़ मिल गया हम लोग को, उसको बोलते हैं एलॉय स्टील। आयरन के अंदर अगर कार्बन ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे कास्ट आयरन। लाइक आयरन जो लोहा है उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो गई, उसको बोलेंगे कि वो कास्ट आयरन है। एंड उसमें अगर लाइक उसके बाद का टॉपिक देखो तुम तो तुमको समझ में आएगा, आयरन कार्बन डायग्राम। ये जो पिछले वाला टॉपिक है ना, उसी का मेन कॉन्सेप्ट है कि आयरन के अंदर कितना कार्बन है, कितना कम है, ज़्यादा है, उसी का डायग्रामिक फॉर्म बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। तो बेसिकली आयरन के अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो और स्ट्रांग हो जाता है, उसी को बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। उसके बाद बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये समझो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ एंड जेरॉथ लॉ, ये सारे टॉपिक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड इनको कई बार ऐसे पूछता है कि फर्स्ट एंड थर्ड लॉ के बीच में डिफरेंस बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ के बीच में रिलेशन बताओ। तो इसको समझो पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एनर्जी जो होती है, जो भी ऊर्जा होती है, उसको हम खुद से बना नहीं सकते। इंसान कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही कभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास कोई मोटर है, लाइक जो फैन में लगता है ना, वो मोटर अगर उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, उसके अंदर पावर है, कोई भी बैटरी है, बैटरी के अंदर मान लो पावर है, ठीक है, छोटी सी बैटरी है तो उसके अंदर पावर है, उसको तुम चाहते हो कि डिस्ट्रॉय करना, तुम उसको नष्ट कैसे करोगे बताओ। ऑब्वियसली तुम या तो उसको कार के नीचे कुचल दोगे, तब भी उसके अंदर वो बैटरी तो रहेगी। तुम क्या करोगे, तुम उसको लाइक आग में जला दोगे, पूरा खत्म कर दोगे, जला दोगे। तो क्या होगा, वो आग के फॉर्म में, वो जो एनर्जी थी जो कि बैटरी में स्टोर थी, वो आग के फॉर्म में चेंज हो जाएगी एंड आग के फॉर्म में निकल जाएगी बाहर। तो वो धुआं बन के ऊपर जाएगी, देन वो एनर्जी स्टोर है, लाइक एनर्जी खत्म नहीं हुआ, एनर्जी अभी भी है, लेकिन वो उसका फॉर्म चेंज हो गया बस। तो एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाया जा सकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके पूरे डेफिनेशंस को देख लेना। उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होता है कि पानी हीट में कन्वर्ट होता है, पानी भाप में कन्वर्ट होता है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जिस पार्ट को हम स्टडी करते हैं, जैसे अभी मैंने प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया, तो अगर एक घर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो ओनली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली कुकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओनली जो कुकर का पार्ट है उसी के बारे में ओनली बात करेंगे ना। बाहर गैस है, लाइक सिलेंडर्स है, उसके बारे में हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस कुकर और उसके अंदर के पानी से मतलब है, ठीक है। उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, की किसी एक टॉपिक पे टिक के बात करना और उसी के बारे में बात करना ओनली। उसके बाद नाइन्थ इज जेरोथ लॉ। जेरोथ लॉ क्या होता है, देखो जैसे अगर किसी दो वो करेंगे, लाइक चाय की कप लेंगे, ठीक है, एक चाय बहुत ठंडा है, एक चाय बहुत गर्म है। तो अगर जो ठंडा चाय है और एक गर्म चाय है, दोनों को अगर टच करेंगे तो क्या होगा कि जो गर्म वाला होगा वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो दोनों का टेम्परेचर सेम मेंटेन होगा। या फिर अगर बोले कि शादियों में कैसे हम लोग कजन्स के साथ सोते रहते हैं, लाइक मेल वाले मेल के साथ, फीमेल वाले फीमेल के साथ, ठीक है। तो क्या होता है कि लाइक जो कजन्स होते हैं, अगर मान लो किसी एक को बुखार है एंड वो चिपक के सोया है, तो दूसरे को भी डेफिनेटली बुखार सुबह तक हो जाएगा, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ अप्लाई हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जिसका जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, जिसका कम है उसका ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं जेरोथ लॉ। उसके बाद और जिसका टेम्परेचर नॉर्मल पहले से ही था उसका कुछ नहीं होगा, उसका उसी टाइम पे सेम रहेगा। जेरॉथ लॉ में अगर एग्जांपल दिया हुआ है, देखो अगर दो चीज़ें सेम टेम्परेचर पे हों तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, उसमें हीट ट्रांसफ़र कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। लेकिन अलग अलग होगा तो वो दोनों मेंटेन करेंगे। उसके बाद बॉयलर्स क्या होते हैं, बॉयलर पानी को हीट देकर स्टीम बनाता है। जैसे कुकर वाला एग्जांपल था कि पानी को गर्म करके उससे भाप बनाना, एंड पहले के टाइम पे क्या भाप से ट्रेन भी चलती थी। तो स्टीम में बहुत पावर होता है, एक सेकंड रुकना। स्टीम में बहुत पावर होता है एंड भाप से बहुत सी पहले काम होते थे। अभी के टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे भाप से बहुत काम होता था। एंड बहुत सारे लोगों ने, गैलीलियो ने शायद, आई डोंट नो, मतलब मे बी आई कैन बी रॉन्ग, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी।
एंड भाप वाला मेरे को याद नहीं, शायद न्यूटन ने तो शायद कुछ और किया था, मेरे को याद नहीं है थोड़ा सा अभी, ठीक है। तो जो भी लाइक जिन्होंने भाप की खोज की थी उनका मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था कि एक बर्तन में पानी भर दिया था एंड उसको ढक दिया था किसी चीज़ से, एंड उसको गर्म कर रहे थे। तो क्या हुआ कि वो जो मतलब ऊपर का पतीला था वो पतीला गर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे गिर गया। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि पानी के भाप के अंदर बहुत पावर होती है जिससे वो पतीले को हटा सकता है। जैसे प्रेशर कुकर में होता है ना कि पानी को गर्म करेंगे एंड गर्म करते रहेंगे जब तक कुकर फट नहीं जाता। फटेगा कैसे? क्योंकि भाप के अंदर पावर है। तो भाप के अंदर पावर होता है, तो उसी चीज़ को पढ़ना है कि बॉयलर्स कैसे हीट को स्टीम में बनाते हैं, उससे क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ वर्क होता है उससे, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल, एक बार में समझ जाओगे। सिरिंज देखा है ना, जो सुई होता है, जो इंजेक्शन होता है, उसमें क्या कि लाइक अपन मेडिसिन को ऐसे खींचते हैं तो एयर प्रेशर एयर प्रेशर बनाता है एंड देन वापस उसको प्रेस करते हैं तो पानी निकलता है। या फिर अगर उसको ले चापाकल, आई डोंट नो तुम्हारे लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, अ, वो सनी देओल ने जो उखाड़ा था पाकिस्तान में, उसको उसको क्या लाइक पानी चलाते हैं, हैंड पंप। तो उसको चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बनता है, एयर प्रेशर बनता है अंदर से एंड पानी ऊपर आता है, देन हम लोग उसको नीचे ठेलते हैं, देन एयर प्रेशर बनता है, देन पानी ऊपर आता है। तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, उसी को बोलते हैं बस। उसके बाद बात करें हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने बोला ना कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब एक एनर्जी सोर्स को दूसरे एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करना, वैसे ही हाइड्रोलिक टरबाइंस जो होती हैं वो पानी को एनर्जी में कन्वर्ट करके लाइक करंट बनाती हैं। कैसे? तो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूँ। फैन देखा है ना, पंखा, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक मैं एक थोड़ा सा डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। उसमें क्या बहुत सारे लाइक पंख बने होते हैं जो फैन में होते हैं, बहुत सारे विंग्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पानी आके टकराता है एंड वो उसको घुमाने में हेल्प करता है। बहुत सारा पानी प्रेशर में आता है, उसमें टकराता है एंड उसको घुमाने में हेल्प करता है। तो इससे जब वो घूमता है, पानी के फ्लो से वो घूम रहा है, क्योंकि पानी टच हो रहा है, पानी के फ्लो से वो घूम रहा है एंड उससे जो घूम रहा है तो उससे एनर्जी जनरेट हो रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोलिक टरबाइंस, जो कि पानी के घूमने से वो टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद एक इसका ड्राफ्ट ट्यूब भी आगे मिलेगा, मैं डेफिनेटली वहाँ पे कॉल आउट कर दूंगा। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है कि जब मान लो कि पानी का प्रेशर आया एंड वो फैन पे टच हो रहा है, फैन घूम रहा है, ठीक है, एंड फैन उससे एनर्जी बना रहा है। लेकिन पानी जब उस पर टच हो रहा है तो पानी फिर टच होने के बाद पूरा हर तरफ फैल रहा है, क्योंकि पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है फैन घुमाने के लिए, एंड वो उस पर टच होकर हर तरफ फैल रहा है। तो हर तरफ फैल के वो वेस्ट ना हो तो उसके ऊपर से एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं, जो एक कवर टाइप से बोल सकते हैं। कैसे पंखा जो होता है, टेबल फैन, उसके साइड साइड में कवर लगा रहता है ना, वैसा ही एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है जो कि उस पानी को ड्राफ्ट ट्यूब में टकराएगा, टकरा के वापस से पाइप के थ्रू नीचे आ जाएगा, जिससे उस पानी को रीयूज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। आगे मिलेगा हम लोग को टॉपिक, और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। वेस्कोसिटी क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं यहाँ से अगर हनी को गिराऊंगा, हनी को अगर यहाँ से गिराऊंगा तो हनी धीरे धीरे फ्लो होगा, लेकिन अगर पानी को गिराऊंगा तो पानी जल्दी फ्लो हो जाएगा। तो हनी का विस्कोसिटी इंडेक्स अलग होगा एंड पानी का विस्कोसिटी इंडेक्स अलग होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल विस्कोसिटी, जो कि हनी बहुत धीरे फ्लो होगा, पानी जल्दी फ्लो हो जाएगा। उसके बाद पास्कल्स लॉ, नहीं, उसके बाद है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। पानी जब फ्लो होता है पाइप से, जैसे मान लो तुमने कभी अगर खेतों में या फिर कहीं भी लाइक गार्डन में, या फिर अगर बाइक को साफ़ करते हैं, साइकिल्स को साफ़ करते हैं तो पाइप के थ्रू साफ़ करते हैं, ठीक है। तो पाइप से पानी निकलता है, तो जब हम लोग लाइक पाइप से पानी निकालते हैं और कहीं भरते हैं किसी बॉल में या फिर किसी बाल्टी में, तो पाइप से बहुत फास्ट फास्ट पानी निकल रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि एक उंगली से अगर पाइप के कोने को अगर प्रेस करेंगे तो पानी बहुत फास्ट निकलेगा, बहुत प्रेशर में निकलेगा, लेकिन कम पानी निकलेगा। और अगर उसको छोड़ देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन प्रेशर में नहीं निकलेगा। और प्रेशर में निकालना है तो पानी का लाइक वो प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम पानी निकलेगा। उसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, जिससे क्या होगा कि प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन पानी कम निकलेगा, और पानी ज़्यादा निकलेगा तो प्रेशर कम रहेगा। तो उसी फ्लो पे काम करते हैं। जैसे वो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन कैसे उड़ जाता है कि नीचे एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट पे, बर्नौलीज कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है एंड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन हवा में उड़ जाता है। उसके डेफिनेशंस को पढ़ना फिर समझ में आएगा। उसके बाद पास्कल्स लॉ क्या होता है? जैसे कभी भी पास्कल्स लॉ का मतलब यह होता है कि
अगर एक जगह पे फोर्स लगेगी तो हर तरफ सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे एक जूस के डब्बे को, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एक जूस का डब्बा है, उसको अगर हम बीच से फाड़ेंगे सडनली तो वो हर तरफ फैलेगा। ऐसा नहीं कि ओनली ढक्कन के साइड से निकलेगा फिर ओनली नीचे से निकलेगा, बहुत प्रेशर से निकालेंगे तो हर तरफ से वो फैल जाएगा। तो उसी का एग्जाम्पल है वो, और कुछ नहीं है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर क्या होता है, बेसिकली इसको समझे तो जो मैंने बोला था ना वो हाइड्रोलिक टरबाइन वाला, जो कि सेंटर में घूमता है, तो सेंटर में घूमता है तो एक सेंटर में वो लाइक एनर्जी जनरेट करता है, एक प्रेशर बनाता है, गोल गोल घूम के एक प्रेशर बनाता है, और एक सेंट्रल प्रेशर जो बनता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर। जिसका एग्जांपल देखो, फैन हवा को घुमाता है, लाइक फैन जब घूमता है हवा को घुमाता है, एंड वो एक सेंटर में प्रेशर बनाता है, एग्जैक्टली एक सेंटर में प्रेशर बनता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो कि एक डिवाइस का नाम है एक्चुअली। उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब, जो कि मैंने बोला टरबाइन के ऊपर लगा रहता है, कॉल आउट करने के लिए बोला था मैंने। उसके बाद स्टीम इंजन, स्टीम इंजन क्या होता है, जो मैंने बोला ना कुकर वाला, कुकर से भाप बनती है, स्टीम इंजन उसी भाप से ट्रेन्स को चलाता था। पहले के जो ट्रेन्स होते थे वो स्टीम इंजन से चलते थे। वो कैसे, क्योंकि जो भाप था, भाप प्रेशर बनाता था एंड उस भाप से ट्रेन चलती थी एक्चुअल में। तो वो जो ट्रेन चलती थी उसमें स्टीम इंजन लगा रहता था, जो कि स्टीम मतलब होता है भाप, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट, थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। देखो स्लिप गेज जो है ना वो, इसके बाद जितने टॉपिक्स आएंगे इससे रिलेटेड, स्लिप गेज हो गया, डायल गेज हो गया, देन बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो सब जो होता है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक A4 साइज़ का शीट है, ठीक है, A4 साइज़ का जो पेपर होता है उस साइज़ का एक मेटल का शीट है, एंड उस शीट में हमको इतना और लेंथ चाहिए। किसी कस्टमर ने बोला कि एक शीट बनाओ A4 साइज़ का, ठीक है। फिर बाद में उसने बोला कि उसमें इतना ऐड कर दो, तो उसने इतना लेंथ तो दे दिया, लेकिन जो वेट लाइक चौड़ाई थी उसकी, वो तो चौड़ाई तो हमको खुद से नापनी पड़ेगी, एग्जैक्टली वही चौड़ाई होनी चाहिए, एग्जैक्टली वही मोटाई होनी चाहिए उसकी, जिस जो शीट का मोटाई है, तो जाके एग्जैक्टली हमको वो साइज में फिट आएगा एंड परफेक्ट लगेगा। तो उसको नापने के लिए स्लिप गेजेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलॉइंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टील में अलग से मेटल मिलाने को, जैसे वही एलॉय स्टील था, वो टॉपिक उसी का सब टॉपिक है ये, कि जो स्टील होते हैं, स्टील में अलग से मेटल और मिला के उसको और स्ट्रांग बना देते हैं, उसको बोलते हैं एलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील। लाइक जो बाइक के गियर्स होते हैं वो एलॉय से बने होते हैं कि वो जल्दी घिसे ना और मजबूत भी रहें। उसके बाद कास्ट आयरन यूजेस, जो कास्ट आयरन था, जैसे कि मेटल में आयरन मिक्स होता है तो वो और मजबूत बन जाता है मेटल। एंड अरे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से बैठा हूँ ना, थोड़ा सा और ख़त्म हो जाएगा। तो आयरन में लाइक, हाँ, आयरन में कार्बन मिक्स होगा तो क्या और स्ट्रांग बन जाएगा, एंड उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसी के बारे में लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस टेस्टिंग, लाइक तुमने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत जगह पे कि आईफोन, जैसे आईफोन है तो उसको वो लोग टेस्ट करते हैं गिरा के, आईफोन का टेस्ट करेंगे कितना हार्ड है, उसको हथौड़े से तोड़ के टेस्ट करेंगे, आई डोंट नो कैसे करते हैं बट कर लेते हैं। या फिर किसी भी मटेरियल को यूज़ करना, उसको उस पर फोर्स लगाना है कि वो कितना हार्ड है, तो उसको चेक करने को, उसके हार्डनेस को चेक करने को बोलते हैं हार्डनेस टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद बात करें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, जो मैंने बोला हनी को गिराएंगे तो हनी धीरे फ्लो होगा, ऑयल को गिराएंगे तो ऑयल हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में फ्लो हो, पानी को गिराएंगे पानी तुरंत फ्लो हो जाएगा। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है ना, सारे फ्लूइड ही हैं सारे। क्या बोलते हैं फ्लूइड को हिंदी में, आई डोंट नो, बट फ्लूइड तो मेरे को पता है। बेसिकली वो पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड अलग अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं, हनी हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, सब अलग अलग टाइप से फ्लो होंगे, सब अलग अलग स्पीड से फ्लो होंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी। सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ठीक है, सबकी डेफिनेशन देख लेना। मेजरमेंट्स एरर, बेसिकली कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो कारपेंटर को अगर तुमने देखा होगा, कारपेंटर कुर्सी बनाता है, ठीक है, लकड़ी का, तो वो कुर्सी बना के देगा तुमको, एंड तुम भी उस चीज़ को 100% जानते हो, मैं भी इस चीज़ को 100% जानता हूँ कि वो जो मतलब जो कुर्सी होगा उसके चारों जो क्या बोलते हैं पैर होंगे, वो एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट के नहीं होंगे, उसमें डेफिनेटली एक आध सेंटीमीटर का फर्क सब में आएगा। लेकिन उसको जब भी तुम फ्लैट सरफेस पे रखोगे, तुम उसको कभी भी लाइक घर में रखोगे या फिर कहीं भी रखोगे, तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत माइनर लाइक एरर है, लेकिन है एग्जैक्टली सेम एक एक सेंटीमीटर नाप के वो नहीं करते हैं, लेकिन मेजरमेंट एरर हमेशा रहता है, एग्जैक्टली परफेक्ट कभी नहीं बनता है, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट एरर, उसके बारे में पढ़ना है बस। और
फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन, इसको एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 100% आएगा, कंफर्म है, रिपीट होगा, हम 100% कंफर्म है, ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, पहले के टाइम पे तो ऐसा था कि टू स्ट्रोक इंजन मतलब टू व्हीलर्स में यूज़ होता था जो इंजन, उसको बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन, एंड फोर स्ट्रोक इंजन मतलब जो फोर व्हीलर्स में यूज़ होता था। लेकिन अभी के टाइम पे जो मॉडर्न बाइक्स हैं, बुलेट्स हो गए एंड ऑल, तो उसमें फोर स्ट्रोक इंजन ही यूज़ होता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, तो मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक फोर स्ट्रोक इंजन का डायग्राम अलग होता है, ये टू स्ट्रोक के लिए है, लेकिन ऐसा ही स्ट्रक्चर उसका भी रहता है। और दोनों का डायग्राम याद से देख लेना, दोनों का डिफरेंस देख लेना। और मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो फोर स्ट्रोक इंजन ये होता है कि जो ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्रैंक शाफ्ट एक बार पूरा घूमेगा, ठीक है, पूरा 180 डिग्री, वहां से जहाँ जिस पॉइंट पे वो है अभी, वहां से घूम के वापस वहीं पे आएगा। उसको पूरा एक चक्कर लगाने में जो पिस्टन है, जो उसमें रॉड लगी हुई है, क्रैंक रॉड, वो रॉड पिस्टन को ऊपर पुश करेगी, ठीक है। और एक पूरा चक्कर लगाने में वो पिस्टन एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके स्पार्क प्लग में टच होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके स्पार्क प्लग में टच होगा, ठीक है। एक राउंड में वो दो बार टच होगा, तो उसको बोलेंगे टू स्ट्रोक इंजन, क्योंकि उसने दो बार स्ट्रोक किया। और एक राउंड को क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट करते करते अगर वो चार बार स्ट्रोक कर देगा, चार बार पिस्टन ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको बोलेंगे फोर स्ट्रोक इंजन। यही कॉन्सेप्ट है मेन। इसके डेफिनेशन से एक्सप्लेनेशन देख लेना, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों डायग्राम्स याद से रख लेना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जो वही है। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने बोला, स्लिप गेजेस, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी चीज़ मेज़र करने के लिए यूज़ होती है, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, डायल गेज हो गया, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनका लाइक डेफिनेशन लिखने की, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे यूज़ होती हैं, उनका क्या क्या, लाइक बेसिकली समझो कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से, उनके नेम भी याद रख लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबके डेफिनेशन लिख दिया मैंने, नीचे देख लेना। उसके बाद साइन बार, जो स्लिप गेजेस था, वही पार्ट ये भी है कि ये भी एक मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को नापने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और सॉरी क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। उसके बाद वेल्डिंग एंड कास्टिंग। वेल्डिंग क्या होता है, मान लो दो लोहे की चीज़ें हैं, आयरन की चीज़ें, वो टूट गई हैं, तो लाइक वेल्डिंग कैसे होता है, लाइक जो मशीन होती है वेल्डिंग की, उसमें आयरन होता है, लोहा होता है, एंड वो पिघल के उन दोनों मेटल्स को जोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग तो सबको पता होगा। एंड कास्टिंग का मतलब मोल्डिंग, कि किसी लोहे को पिघला के उसको दूसरी स्ट्रक्चर में डाल के उसका दूसरा शेप देना, उसको सुखा देना वापस, तो दूसरा शेप में आ जाएगा, उसको बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद हीट इंजन एफिशिएंसी एंड ऑटो साइकिल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बाइक है, उसके अंदर हम लोगों ने 1 लीटर पेट्रोल डाला। अब मान लो हम उस बाइक को चलाएंगे तो क्या होगा कि उसमें पेट्रोल यूज़ होगा, पेट्रोल जलेगा, एंड पेट्रोल जलेगा तो उसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब वो एनर्जी निकलेगी एंड उस एनर्जी से मान लो कि पेट्रोल 30 किलोमीटर, अरे मान लो वो बाइक 30 किलोमीटर चली, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल खत्म हो गया, फिर एक दूसरी बाइक है जो कि सेम 1 ही लीटर पेट्रोल में, जब उसके अंदर पेट्रोल जल रहा है, एनर्जी बन रही है, तो वो उससे 50 किलोमीटर चल रहा है, तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है एंड इसकी इफिशियंसी कम है, तो उसी के बारे में लिखना है। उसके बाद बात करें लास्ट में कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है कि एक परफेक्ट इंजन मॉडल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अपने माइंड में एक इमेजिन करो, एक इंजन ऐसा हो जो कि बहुत लो पेट्रोल पे चल जाए, वो 100 की एवरेज दे रही है, 100 किलोमीटर एक एक लीटर पेट्रोल में चल जा रहा है, या फिर हो सकता है वो पानी से चल रहा है, या फिर वो इंजन ऐसा है जो कि बहुत ही कम धुआं करता है, बहुत ही कम आवाज़ करता है, एंड पेट्रोल से नहीं किसी और ही बहुत ही सस्ती चीज़ से वो चल जा रहा है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंजन है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता ऑब्वियसली। तो उसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल इंजन, जो कि एक मॉडल है, वो एक बहुत परफेक्ट इंजन है, लेकिन वैसा एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसको बोलते हैं परफेक्ट साइकिल इंजन, जो कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब भी कोई नया इंजन बनता है, स्टीम इंजन हो गया, फिर कोई भी फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, कोई भी इंजन हो गया, उसको हम कंपेयर करते हैं उस पुराने वाले लाइक कार्नोट साइकिल इंजन से, कि वो उसके कितने क्लोज है, कितना उससे दूर है तो बहुत खराब होगा, बहुत क्लोज होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली वैसा कभी बन नहीं सकता। तो बस एक मॉडल है, परफेक्ट मॉडल, कि जैसा इंजन होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा, कोई डाउट इन कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना, एंड इनफ। इतना कर लोगे तो मैकेनिकल बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।